सुबह 6 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने SCO में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के मौक़िफ़ की हिमायत की। कहा, दहशतगर्दी का जिक्र किए बगैर मुश्तरका बयान नाकाबिल कबूल। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने चीन में कई ममालिक के हम मनसबों से की मुलाकात। S-400 सिस्टम समेत अहम फौजी हार्डवेयर की खरीदारी पर रूसी वज़ीर दिफ़ा से की बातचीत। अपने चीनी हम मनसब के साथ सरहदी तनाज़े के मुस्तकिल हल पर भी किया तबादला ख्याल। मगरबी बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक वाक़या। कोलकाता के लॉ कॉलेज में कानून की तालिबा से इज्तिमाई असमत दरी। 3 मुलज़िमीन गिरफ्तार। ख़वातीन के कौमी कमीशन ने अज खुद लिया नोटिस। बीजेपी ने ममता बनर्जी के दौरे हुकूमत को ख़वातीन के लिए बदतरीन दौर दिया करार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने MSME के शोबे में ख़वातीन के ताउन की सताइश की। ग्रीन टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने पर दिया जोर। कहा, भारत MSME में ग्रीन एनर्जी की खपत को बढ़ाने के लिए मुसलसल कर रहा है कोशिश। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का ओडिशा की पुरी में आगाज़। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अक़ीदतमंदों का उमड़ा हुजूम। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने नेक ख्वाहिशात की पेश। खबरें तफसील से। साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की तरफ से भारत में नाफिज इमरजेंसी के 50 साल मुकम्मल होने पर आज नौजवानों को ये जानने की ज़रूरत है कि ये जमहूरियत की रूह पर बराह रास्त हमला था। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के ज़ेर एहतमाम मॉक पार्लियामेंट के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मुल्क को भारतीय आइन पर हमले की याद दिलाई। पेश है एक ख़ास रिपोर्ट। 1975 में हिंदुस्तान की साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा इंदिरा गांधी ने अदालती हुक्म के ज़रिए अपने ओहदे से हटाए जाने के डर से एमरजेंसी नाफिज कर दी थी। लिहाजा इस साल हम एमरजेंसी के 50 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने एमरजेंसी नाफिज होने के भारत के साबिक़ सदर जमहूरिया के हुक्मनामे को सबके सामने सुनाते हुए कहा कि यह हुक्म हमारी जमहूरियत पर सीधा हमला था, जिसके तहत ज़राए अबलाग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। ये है उस समय का गैजेट नोटिफिकेशन, और मैं आपको उसका ऑपरेटिव सेंटेंस में पढ़ के सुना देता हूँ। आई फखरुद्दीन अली अहमद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय दिस प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट whereby the security of India is threatened by internal disturbances. बाद अज़ां मीडिया को खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने बताया कि 1975 से लेकर आज तक मामलात किस तरह तब्दील हुए हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के मौक़िफ़ को समझाने के लिए सभी पार्टियों के नुमाइंदगान दुनिया भर में भेजे गए। All parties going out across the world speaking in defense of our national interest, giving the message that terrorism is not acceptable, कि हमारी नीति है zero tolerance of terrorism, and if terrorism continues we reserve the right to defend our people. This was the message that they carried. चीन में शंघाई ताउन तंजीम में दहशतगर्दी के मसले को पसे पुश्त डालने के पाकिस्तान की नाकाम कोशिश के बारे में बताते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि भारत के वज़ीर दिफा ने मुश्तरका आलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। सर्वसम्मति से SCO चलता है, तो एक देश ने जो है उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे कि आतंकवाद का कहीं जिक्र होना चाहिए, और राजनाथ जी ने कहा कि अगर आतंकवाद का कोई इसमें जिक्र नहीं है तो हम लोग जो है वो स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान पर जमहूरी निज़ाम पर एमरजेंसी के असरात को उजागर करने वाली एक पोस्टर नुमाइश शो का ये खास मकसद था। आपातकाल की भयावह कहानियों को साझा करते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि किस तरह से उस वक्त
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है और ऐसे देश में आपातकाल का लग जाना अपने आप में डेमोक्रेसी पर एक सवाल निशान खड़ा करता है। लेकिन विदेश में नहीं, देश में भी किशोर कुमार जैसे महान कलाकार को बैन कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में गाने से मना कर दिया था। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन के किंगडाओ में SCO वज़राए दिफा की मीटिंग के मौके पर अपने चीनी हम मनसब एडमिरल डोंग जोन के साथ दो तरफ़ा मीटिंग की। दोनों वज़रा ने चीन भारत सरहद पर अमन व अमान बरकरार रखने की ज़रूरत पर गहराई से बातचीत की। वज़ीर दिफा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए दोनों जानिब से की जाने वाली कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने पेचीदा मसाइल के खुश उसलूबी से हल करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली और कशीदगी में कमी के लिए एक मुनज़्ज़म रोड मैप को उजागर किया। राजनाथ सिंह ने दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी नज़्म व नस्क पर भी जोर दिया और इस मसले पर कायम मैकेनिज़्म को ज़िंदा करते हुए सरहदी हदबंदी का मुस्तकिल हल तलाश करने पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने बाहिमी मफादात के साथ साथ एशिया और दुनिया में अमन व अमान और अमन व इस्तेकाम और ताउन के लिए अच्छे पड़ोसी होने का माहौल साजगार करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। राजनाथ सिंह ने 2020 के सरहदी तातुल के बाद पैदा होने वाले एतमाद के खसारे को ज़मीनी सतह पर कार्रवाई से मुकम्मल करने पर भी जोर दिया। राजनाथ सिंह ने दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने के अहम संगे मील को उजागर किया। उन्होंने 5 साल के वक्फे के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के दोबारा शुरू होने की भी तारीफ़ की। राजनाथ सिंह ने अपने हम मनसब को 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम शहरियों के खिलाफ किए गए हौलनाक दहशतगर्दाना हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी आगाह किया, जिसका मकसद पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के नेटवर्क्स को तबाह करना है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन के चिंगडाओ में SCO वज़राए दिफा की मीटिंग के मौके पर रूसी वज़ीर दिफा से मुलाकात की। दोनों वज़रा ने मौजूदा जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल, सरहद पार दहशतगर्दी और भारत रूस दिफाई ताउन समेत वसी मसाइल पर गहराई से बातचीत की। रूसी वज़ीर दिफा ने देरीना भारत रूस ताल्लुकात को उजागर किया और 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई खौफनाक और बुज़दिलाना दहशतगर्दाना कार्रवाई पर भारत के साथ यकजहती का इजहार किया। काबिल ज़िक्र है कि ऑपरेशन सिंदूर के पस मंज़र में होने वाली दोनों वज़राए दिफा की इस मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। मुलाकात के दौरान दिफाई प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत के पेश नज़र ख़ास तौर पर अहम अशिया जैसे फ़ज़ाई दिफा, फ़ज़ाई मिज़ाइल, जदीद सलाहियतों और फ़ज़ाई प्लेटफॉर्म की अपग्रेडेशन, दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान S-400 सिस्टम की फराहमी, MKI Su-30 की अपग्रेडेशन और इब्तदाई वक्त में अहम फ़ौजी और अस्करी आलात की ख़रीदारी पर अहम बातचीत हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन के चिंगडाओ में SCO के वज़राए दिफा की मीटिंग के मौके पर बेलारूस के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर खरनेन, ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल सोब्रिज़ो दा इमाम अली अब्दुल रकीम और काज़ाकिस्तान के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल डोरियन कोसानोफ के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें की। इस दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई ताउन में मुसलसल मशगूलियत और टेक्निकी ताउन के शोबों में ताउन के नए मौक़े तलाश करने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने दिफाई प्रोडक्शन के मैदान में भारत की तेज़ रफ्तार सरगर्मियाँ और कई अहम शोबों में अपनी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने में खुद इन्हिसारी हासिल करने पर रोशनी डाली। राजनाथ सिंह ने अपने हम मनसबों को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और भारत की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी आगाह किया, जिसका मकसद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना नेटवर्क्स का खात्मा है। वज़रा ने मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर शोबों के अलावा सलाहियत साजी, तरबियत, फ़ौजी तकनीकी ताउन और फ़ौजी तरबियत को बढ़ाने में ताउन जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बहुत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अदारों की तरफ से बैनुल-अक़वामी MSME डे पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने MSME में खवातीन के नुमाया ताउन की तारीफ की और कहा कि विकसित भारत का मकसद सिर्फ खवातीन की फ़ाल शराकत दारी से ही हासिल किया जा सकता है। पूरे देश में MSME का फैलाव और करोड़ों लोगों का रोजगार के लिए इस क्षेत्र से जुड़ाव इसे सस्टेनेबल ग्रोथ में महत्वपूर्ण बनाता है। इस क्षेत्र का विकास महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम है। ये प्रसन्नता की बात है कि MSME सेक्टर में हाल के वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हम सब जानते हैं देश में महिलाएं 50% है। जो महिलाओं का रोजगार बढ़ेगा तो देश का जो हम लोगों का सपना 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का मुझे लगता है वो तब संभव हो सकेगा। MSME सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मरकजी हुकूमत MSME में ग्रीन एनर्जी की खपत को बढ़ाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। MSME सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देना समय की मांग है। इससे न केवल MSME की सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी बल्कि देश को क्लाइमेट संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने भी सहायता मिलेगी। MSME के सस्टेनेबिलिटी के लिए इनोवेशन बहुत जरूरी है। सरकार विभिन्न माध्यमों से स्टार्टअप और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। DRDO जैसे संस्थानों द्वारा MSME को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन और रिसर्च के लिए फंड जैसे सहायता दी जा रही है, जिससे वे रक्षा और एयरस्पेस के क्षेत्र में योगदान दे सके। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बार फिर इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया है। कोलकाता के एक लॉ कॉलेज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कॉलेज की एक कानून की तालिबा ने एक साबिक तालिब इल्म और कॉलेज के 2 मौजूदा तालिब इल्मों पर इज्तिमाई असमत दरी का इल्ज़ाम लगाया है। मुतासरा के मुताबिक ये वाक़या 25 तारीख की शाम को पेश आया। मुतासरा की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज करके तिब्बी मुआयना कराया है। इस मामले में तलबा यूनियन के एक साबिक लीडर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कलीदी मुलजिम की शनाख्त मोनोजेत मिश्रा के तौर पर की गई है, जो कॉलेज का साबिक तालिब इल्म और साबिक तलबा यूनियन लीडर है। इत्तलात के मुताबिक मोनोजीत को कॉलेज में मुलाजमत मुबैना तौर पर तृणमूल कांग्रेस की ज़ेर क़यादत गवर्निंग काउंसिल की सिफारिश पर दी गई थी। इसके अलावा इस मामले में 2 मौजूदा तालिब इल्मों को भी मुलजिम बनाया गया है। तीनों मुलजिमीन को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बीजेपी ने मगरबी बंगाल के एक कॉलेज के अंदर एक तालिबा के साथ इज्तिमाई असमत दरी के वाक़े पर ममता हुकूमत पर हमला किया है। बीजेपी लीडर अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हौलनाक 25 जून को कोलकाता के मज़ाफ़ाती कस्बे में एक लॉ कॉलेज के अंदर कानून के एक तालिबा के साथ इज्तिमाई असमत दरी की गई थी। मुतासरा के साथ साबिक तालिब इल्म और 2 दीगर अफराद ने ज़्यादती की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें TMC का एक रुकन भी मुलव्वस है। RG कार और मेडिकल कॉलेज की हौलनाकी अभी भी कम नहीं हुई है और फिर भी मगरबी बंगाल में इस तरह के घिनौने जराइम में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ममता बनर्जी की हुकूमत में मगरबी बंगाल ख़वातीन के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया है। असमत दरी एक आम बात हो गई है। बीजेपी मुतासरा और उसके ख़ानदान के साथ खड़ी है। हम सज़ा से बचने के इस कल्चर के ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जब तक हर मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती, हम इस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेंगे। इस मामले के बारे में मरकज़ी वज़ीर सुकांतु माजुमदार ने कहा, जब तक ममता बनर्जी वज़ीर आला रहेंगी और TMC इक़्तिदार में है, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। TMC ने हमेशा असमत दरी के वाक़यात को दबाने की कोशिश की है। कस्बा लॉ कॉलेज में इस तरीके की घटना घटी, ये RG कर मामले के बाद फिर से घटना दर्शाती है कि इस राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या है और जो एक्यूज है, मूल एक्यूज है, उसके खिलाफ जो आरोप आया है
वो तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद के नेता है और तृणमूल कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ उसकी फोटो है। तो जब एक मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि रेप हो गया कहीं पे तो छोटी घटना है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, या बोलेंगे कि उसके साथ प्रेम संबंध था जिस लड़की का रेप हुआ है, इस तरीके की बयान ममता बनर्जी के द्वारा और ममता बनर्जी के पार्टी के द्वारा लगातार दिया गया है। तो इस तरीके की बयानबाजी जब होती है, इवन आरजीकर के मामले में आप देखेंगे तो आरजीकर की घटनाओं को दबाने की हर संभव कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी। तो जब एक चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर भी है, जिस तरीके की अगर कोशिश करेंगे कि रेप की घटनाओं को दबाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स है उनको लगेगा कि सरकार हमारी तो दोस्त है। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ आला सतही सालाना जायज़ा मीटिंग की। मीटिंग में मरकजी वजीर ममलिकत बराए ख़जाना पंकज चौधरी, महकमा मालियाती खिदमात के सेक्रेटरी और PSB के MD और CEO के अलावा महकमा मालियाती खिदमात के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में माली साल 2025 की माली कारकर्दगी, डिपॉजिट में इजाफे, कर्ज़ों की वसूलियाबी और साइबर सिक्योरिटी में इजाफा जैसे अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की गई। नायब सदर जमहूरियत जगदीप धनखड़ ने जुमे को नैनीताल उत्तराखंड में शेरूडो कॉलेज के 156वें यौम तासीस की तकरीब की सदारत की। उन्होंने शेरूडो कॉलेज के तलबा और शाप मेंबरान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे दौर में रह चुके हैं जब लैंडलाइन का होना एक मुकम्मल एजाज़ था। नायब सदर जमहूरिया ने भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को बेमिसाल करार दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग का जिक्र करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजीज़ हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो चुकी हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा अहमदाबाद में रवायती जोश व खरोश और मजहबी अक़ीदत के साथ शुरू हुई। इस खास मौके पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने ख़ानदान के साथ श्री जगन्नाथ मंदिर में मुनक़्क़द मंगला आरती में शिरकत की और महाप्रभु के दर्शन करने के बाद पूजा की। वज़ीर आला भूपिंदर पटेल ने रस्मी तौर पर रथ यात्रा का आगाज़ किया। भगवान जगन्नाथ को ओडिशा में पूरी की तरह अहमदाबाद में गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। अहमदाबाद में पहली बार गॉड ऑफ ऑनर देने की रवायत चल रही है। वज़ीर आला भूपिंदर पटेल ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की रस्म की अदा की और भगवान के रथ को मंदिर से रवाना किया। मानसून के आगाज़ ने हिमाचल प्रदेश में तबाही मचानी शुरू कर दी है। कुल्लू और कांगड़ा अजला में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश और बादल फटने के वाक़यात ने आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने आज रियासत के 8 अजला चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, कन्नूर, शिमला और सोलन में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में तेज़ बारिश और गरज चमक का सिलसिला 30 जून तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के कई इलाकों में तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ शिमला, सोलन और सिरमौर में धुंध की वजह से ड्राइवरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। महकमा मौसमियात ने लोगों से अपील की है कि वो मोहतात रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। उत्तराखंड में बारिश ने जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में मौसम को खुशगवार बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी अजला में भी इससे मुश्किलात पैदा हो रही हैं। महकमा मौसमियात ने रियासत में 2 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात ने देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, टहरी, पौड़ी, चंपावत और पथरूड़ा अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही नैनीताल और बागेश्वर के कुछ इलाकों में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। काबिल ज़िक्र है कि बारिश के बाइस कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा ने हसास इलाकों में रहने वाले लोगों से ज़्यादा मोहतात रहने की अपील की है। मुसलसल बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद होने की इत्तलात हैं। इंतज़ामिया ब्लॉकशुदा रास्तों को खोलने के लिए जंगी सतह पर काम कर रही है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर केदारनाथ यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया गया और मलबा हटाने के बाद यात्रियों की नकलो हरकत दोबारा शुरू कर दी गई। रूट को खोलने और बंद करने पर कंट्रोल किया जा रहा है और मुताल्लिका एजेंसी, इंतज़ामिया के आला हुकाम और पुलिस की तरफ से इजाफी चौकसी के साथ मुसाफिरों की नकलो हरकत को यकीनी बनाया जा रहा है।
मरकज़ और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से चाको चौबंद है। अक़ीदतमंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुसाफिरों को रवानगी की इजाज़त देने से पहले तस्दीक और तलाशी ली जा रही है। रियासती पुलिस, CRPF, फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ तालमेल से काम कर रही हैं। बाल्टाल और पहलगाम के रास्तों पर खुसूसी चौकियाँ कायम की गई हैं। ड्रोन के जरिए हसास इलाकों की निगरानी की जा रही है, जबकि CCTV कैमरों के जरिए हर सरगर्मी की निगरानी की जा रही है। सिक्योरिटी आला हुक्काम का कहना है कि किसी भी किस्म की मशकूक सरगर्मी को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। हर गाड़ी और शख्स को चेक किया जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियाँ पूरी तरह चौकस हैं ताकि श्री अमरनाथ यात्रा को अमन और अक़ीदत के साथ मुकम्मल किया जा सके। दोनों रोड सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और द्वारका का एक्सप्रेस वे और NH 48 पर मुल्क का पहला AI पर मबनी जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हो गया है। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 56 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और ट्रैफिक की निगरानी, कवायद की खिलाफ वर्जियों की निशानदही और हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द अमल जैसी खसूसियात से पूरी तरह आरास्ता है। AI पर मबनी ATMS के जरिए एक्सप्रेस वे पर इंतज़ाम, सिक्योरिटी और मदद फराहम करेगा। ये सिस्टम हंगामी हालात में ऑटो रिस्पॉन्स जैसी कई खसूसियात से लैस है। हमारे नुमाइंदे अजीत द्विवेदी ने इसका जायजा लिया। रोड सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और कोशिश है कि अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किस तरीके से रोड सेफ्टी और सिक्योरिटी को और मजबूत किया जाए। उसी का उदाहरण यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे में ये एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का ये कमांड एंड कंट्रोल रूम है, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये बड़े बड़े मॉनिटर लगे हुए हैं। साथ ही लगातार यहाँ पर 24 घंटे मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। AI बेस्ड पूरा ये सिस्टम है और जो कि 24 घंटे जो है वो काम करता है। AI डिटेक्शन के माध्यम से ये लगातार काम करता है और साथ ही ये इन्फोर्समेंट का भी काम करता है, यानी कि यहाँ से जो डेटा कलेक्ट होता है और जो भी चीज़ें होती है वो आगे जो है संबंधित जो अथॉरिटी हैं, चाहे वो NIC हो या पुलिस हो, उसको भेजी जाती है जिससे कि आगे की कार्रवाई जो है की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए अमृत सिंघा जी है। अमृत जी, किस तरीके से पूरा काम करता है सिस्टम और क्या इसका खासियत है? रियल टाइम जो कैमरास लगे हुए हैं, जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, VMS लगे हुए हैं, VASD लगे हुए हैं, तो उसका रियल टाइम जो इंसिडेंट क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं कोई बैन व्हीकल अगर आ रहा है तो ये ट्रैफिक ऑपरेटर यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, इसमें एक्शन ले सकते हैं। एक तो NIC के हम लोग का ई-चालान पोर्टल के साथ भी हम लोग ने इंटीग्रेट कर चुका है एंड थ्रू विच हम लोग गुड़गांव पुलिस और दिल्ली पुलिस को ये फीड हम लोग दे रहे हैं अभी, जिसके थ्रू दे कैन इशू चालान टू द वायलेटर्स। लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं ये आपके जैसे ये प्रोजेक्ट में 110 PTZ कैमरा है, जो PTZ कैमरा जो सर्विलेंस पर्पस के लिए हो रहा है। तो इस 56 किलोमीटर में आप पकड़ के चलिए कि एवरी किलोमीटर देयर आर ऑन एन एवरेज 2 कैमराज। जो भी ट्रैफिक ऑपरेटर यहाँ पे बैठेंगे तो वो यहाँ से देख सकते हैं कि रियल टाइम बेसिस में कौन सा वायलेशन हो रहा है, कौन सा इंसिडेंट क्रिएट हो रहा है। इनके यहाँ पे देखते हैं वायलेशन टाइप भी हम लोग देख सकते हैं थ्रू पाई चार्ट, तो यू कैन सी द एंटायर स्ट्रेच लोकेशन वाइज एज वेल एज हम लोग का कौन सा वायलेशन सबसे ज़्यादा है, कम है। और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो रियल टाइम में यहाँ पे आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये सारे वायलेशन। तो अभी ये और कहाँ का इम्प्लीमेंट होगा और किस तरीके से ये जो है रोड और हाईवे की सेफ्टी का और इन्फोर्समेंट का जो एक तस्वीर है वो बदलेगा? एक सेंट्रलाइज कंपनी से हम लोग प्लान बना के हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी अभी हाईवेज हैं जहाँ पे ये कंपोनेंट नहीं है, 2023 का जो एनफोर्समेंट पार्ट जो AI बेस्ड कैमरा हम लोग बोल रहे हैं वो नहीं है, वहाँ पे भी हम लोग इंस्टॉल करके NIC के थ्रू ई-चालान के साथ इंटीग्रेट करके हम लोग पुलिस को ये डेटा दें, सो दैट पुलिस कैन ऑल्सो स्टार्ट एक्टिंग ऑन द जो इंसिडेंट हम लोग को है। जी बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये भविष्य की तस्वीर है, किस तरीके से रोड सेफ्टी होगी, किस तरीके से हाईवे और एक्सप्रेसवे में जो है वो सर्विलेंस किया जाएगा AI के सिस्टम से। AI के द्वारा जो है किस तरीके से रोड सेफ्टी को और बढ़ाया जाएगा। आगे देश के दूसरे जो अन्य हाईवे और एक्सप्रेसवे हैं कुछ सालों में वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। वहीं बैनुल-अक़वामी खबरों में ईरान ने फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी जौहरी मुज़ाकरात की तरदीद की है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास आराग़ची ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तरदीद करते हुए कहा है कि ईरान इस बात का जायज़ा ले रहा है कि आया अमेरिका के साथ मुज़ाकरात
इसके मफाद में है या नहीं। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अगले हफ्ते ईरान के साथ बातचीत का मंसूबा बना रहा है। अरागची ने कहा कि जौहरी अड्डों को पहुंचने वाला नुकसान कोई मामूली बात नहीं है और मुतल्लिका हुक्काम ईरान के जौहरी प्रोग्राम के नए हक़ाइक़ तलाश कर रहे हैं, जिससे ईरान के मुस्तक़बिल के सिफारती मौक़िफ़ पर असर पड़ेगा। इससे कबल अमेरिका और इसराइल ने कहा था कि जौहरी अड्डों पर हमलों का मकसद ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को रोकना है, जबकि ईरान का कहना था कि उसका जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर शहरी इस्तेमाल के लिए है। खेल की खबरों में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अन-नस्र के साथ अपने मुआहदे में मजीद 2 साल की तौसीह कर दी है। रोनाल्डो अब अन-नस्र से 2027 तक मुंसलिक रहेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर 2022 के आखिर में अन-नस्र को ज्वाइन करने वाले रोनाल्डो ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने 105 मैचों में 93 मरतबा गोल किए हैं। इनके सऊदी अरब जाने से आलमी फुटबॉल में एक अहम तब्दीली आई, जिससे बैनुल-अक़वामी तवज्जो सऊदी प्रो लीग की तरफ मबसूल हुई। और ख़बरनामे को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। आदाब।